अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। भागम भाग इस वक्त ज़िंदगी में अभी भी मैं किसी लोकेशन पे हूँ। रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, बस थोड़ी देर के बाद रोज़े का भी टाइम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा ऑफ कैमरा स्टोरी मिस नहीं होनी चाहिए। मैं जिस जगह पे पहुंचा था उनका इमरजेंसी केस था, ज़िंदगी और मौत का मसला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उसमें मैं कामयाब हो गया हूं, बल्कि अब वो बेहतरीन हालत में है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं कुछ देर पहले उनसे बातचीत भी कर रहा था, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान है, मैंने उनसे कहा है कैमरे के सामने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बापर्दा फैमिली, हम कैमरे के सामने नहीं आ सकेंगे। लेकिन बहुत दुआएं दे रहे थे मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बेहतरीन तरीके से जहाँ पे वो नाउमीद हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ ज़िंदगी की तरफ वो बच्ची लौट आई हैं, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो पूरी फैमिली बहुत खुश है। और ये ज़िम्मेदारी है तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी फैमिली की, अपने यूट्यूब चैनल की, अपने ज़ाती कामों की और बहुत सी भी। जिस तरह आप लोग जानते हैं, अभी तक मैं राजनपुर में हूँ और किसी वजह से ही यहाँ पे आया हूँ। बस एक भाग दौड़ है लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा मुझे स्टोरी को मिस नहीं करना चाहिए, ऐसी हालत में भी कि अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं शर्ट तक नहीं चेंज कर सका। और इस केस को जैसे ही हल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा मैं फ़ौरी तौर पे वहीं पे बैठ के हूँ, मैंने कहा मैं कहानी सुनाता हूँ। ये जो कहानी है इसका कुछ हिस्सा मैं भी हूँ। इस कहानी का मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, जिगरी यार, बेहतरीन दोस्त सफदर दृशक, जिसने मुझे ये कहानी सुनाई है। बातों बातों में ऐसे सिलसिला निकला कि उसने कहा यार तुम लोग भी तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे तो एक वाकया हुआ है। मैंने कहा क्या? तो उसने जब वाकया सुनाया तो मुझे वो सब मंजर याद आ गए कि मुझे पता लगा था तकरीबन जंगल के बिल्कुल पास ही यहाँ पे एक आमों का बाग है, जहाँ पे अक्सर लोगों ने उल्टे पाँव वाली चुड़ैल, जिसको पिच्छल पैरी कहते हैं, पिच्छल पैरी देखी थी। और उन्होंने कहा था जब आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगे तो रात को सिर्फ पिच्छल पैरी नहीं, आपको और भी बहुत सारी मखलूक चलती फिरती नज़र आएगी और आपका कैमरा उसको रिकॉर्ड भी कर लेगा। और अगर आप लोगों को याद आ गया है, जिन्होंने राज प्रोग्राम वो देखा है, तो भाई मुजाहिद ने वहाँ पे एक बिस्किट था जो कह के कि अगर आप लेना चाहें, उस मखलूक को मुखातब करके कहा था अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बिस्किट आपका है। और उसी लम्हे वो बिस्किट भी गायब हो गया था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइन हमें रिकॉर्ड हुए, पिछल पैरी भी हमने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन उससे पहले ये हुआ था कि जिस जगह पे हम जा रहे थे, तो एक शहर, छोटा सा इलाका है, गांव कह लें, वहाँ पे हम जाके बैठे। तो वहाँ के जो एक सरदार होते हैं, चौधरी होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उन्होंने हमें वेलकम किया था। हमारे लिए चाय बिस्किट खाने पीने का इंतज़ाम था। वो खाना खिलाना चाहते थे। मैंने कहा जी नहीं, लेट हो जाएगी, हमने आगे भी जाना है, जंगल की तरफ जाना है। तो बातों बातों में वहाँ पे दो बातें हुई थी। एक तो उस प्रोग्राम के हवाले से जो मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए वहाँ पे जाना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा यार ना जाएं, वो बहुत डेंजरस है, आप रिस्क ले रहे हो रात के इस पहर। वो सब मुझे मना कर रहे थे। मैंने कहा जी हमारे लिए कोई पहली दफ़ा नहीं है, हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, वहाँ पे एक बात हुई थी कि क्या अगर किसी जगह पे सोना हो ज़मीन के अंदर, तो आप वो भी निकाल सकते हैं? तो मैंने उनसे पूछा बात क्या है? तो उन्होंने कहा एक जगह हम ऐसी जानते हैं, हमारा एक दोस्त है जिसके घर के अंदर बाकायदा सोने की एक देग है, एक पूरी देग है जो सोने से भरी हुई है। वो ख़ुद भी एक आमिल है, पढ़ाई वगैरह करता है, और उसने पढ़ाई करके बताया है, लेकिन वो ख़ुद नहीं निकाल सकता, किसी ऐसे शख्स से चाहता है जो ताकतवर हो उसको निकाल के दे दे। मैं पहले मजाक में लेता रहा, जब वो लोग सीरियस हो गए और उस शख्स को भी बुला लिया गया, जो जिसका घर था वो नहीं, जहाँ पे देग थी वो नहीं, एक और दोस्त जो चाहता था कि यार कोई अरेंज करके दे, जिसकी आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो तब मुझे यकीन करना पड़ा कि ऐसी देग है। तो मैंने उनसे कहा मैं बिल्कुल निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल करनी है, काफ़ी ज़्यादा मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं। रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद मैं लाहौर जाऊँगा वापस, यहाँ से 10 घंटे का सफ़र है। आप लोग मुझसे राब्ते में रहें तो मैं वापस इसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के आ सकता हूँ। इस लालच से नहीं कि मुझे सोना मिलेगा और देग है, मेरे अंदर ये लालच नहीं है। रब ने जो मुझे देना है, मैं फ़कीर सा बंदा हूँ, मुझे मिल जाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर आपकी कर सकता हूँ, अगर है तो मैं आपको बता दूंगा। शर्त यह है वहाँ पे प्रोग्राम भी करूँगा और देग निकालेंगे कैमरे के सामने ही। खैर मैं वहाँ से फिर उठे और बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने, हम लोग बैठे रहे, देग के ऊपर काफ़ी बातें हुई, इस तरह के वाक़यात भी हुए।
हम वहाँ से उठे, फिर हमने एक लंबा सफ़र करना था, उस बाग तक पहुँचना था, बाग के आगे फिर जंगल शुरू हो जाता था। दुःख उस वक़्त हुआ था मुझे, सवाल भी करते हैं मुझसे कुछ लोग कि जी आप राज़ क्यों नहीं करते? मैं रिस्क लिया, अपनी पूरी टीम, जितने लोग मेरे साथ थे, अरसलान हाशिर, अब्दुल मनान, कवि बाबा, मुज़म्मिल रियाज़, भाई मुजाहिद मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, वो सारे, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में थी, शाहज़मान रियाज़, हम लोग गए उस जंगल में। तो डर सबको था, मैं सबको हौसला दे रहा था। ये भी था कि वो उस बाग के साथ जहाँ से जंगल शुरू होता है, वो डाकुओं राज है वहाँ पे, मशहूर है, छोटू गैंग सब लोगों ने वाकिफ़ हैं। राजनपुर का केस छोटू गैंग में शुरू हुआ था, तो आगे जंगल जो है वहाँ से ख़तरे ही ख़तरा था। तो वो सब थे, जिनात का ख़तरा अपनी जगह पे है, चुड़ैल का ख़तरा अपनी जगह पे है, और आगे जंगल भी है। तो मैंने रिस्क लिया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, जो कुछ भी हमने रिकॉर्ड किया, पिछल पहले रिकॉर्ड की, उसको रिकॉर्ड करके जब मैं लाया और मैंने उस प्रोग्राम को चलाया, तो चलाते ही हमारे एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे घोस्ट हंटर हैं, उन्होंने अगले दिन ही शहर के अंदर एक चुड़ैल रिकॉर्ड करके दिखा दी। तो उस दिन मुझे अल्लाह जानता है शर्म आ गई, और उस दिन मैंने फ़ैसला किया मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो सबने कहा क्यों? मैंने कहा यार उन्होंने उसको भी गाली दी होगी, मुझे भी बुरा भला कहा होगा कि चुड़ैल मज़ाक बना लिया आप लोगों ने। मैंने अपनी टीम और ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के जंगल में गया, अगले दिन उसी ने शहर के अंदर एक चुड़ैल भी दिखा दी जिसके पाँव उल्टे थे। तो सब देखने वालों ने कहा होगा ये दोनों फ्रॉड हैं भाई, इनकी तो चुड़ैलें कोई लगता है दोस्तियाँ हैं, ये खाला लगती है कि इनकी जो सामने आके खड़ी होगी ये। तो उनकी इस हरकत की वजह से मैं डिसहार्ट हुआ। मतलब फिर यही है, समझ गए मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बंदा जेन्युइन करके और दूसरा आप उसी टाइम चुड़ैल भी दिखा दे, तो वो हिट गई उसका प्रोग्राम, मेरा पिट गया। इस लोगों को लगा कि भाई ये दोनों फेक हैं। इसलिए घोस्ट हंटिंग जो है, मैं कहता हूँ बहुत बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी घोस्ट हंटिंग है। मैं इसलिए बहुत पीछे रह गया हूँ, मैं ये प्रोग्राम इस तरह के नहीं दिखा सकता, मैं इस तरह नहीं कर सकता, इसलिए मैं राज से पीछे हटा हुआ हूँ। खैर, हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, आप लोगों ने प्रोग्राम दिया, लेकिन जो कहानी है वो इस तरह की है। तमहीद इसलिए लंबी कहानी के साथ साथ बांधी है कि आपको समझ आ जाए बैकग्राउंड क्या है। सफदर दिलशक बताता है, फ़र्ज़ी नाम मैं रख लेता हूँ, उनका फ़र्ज़ी नाम रख लेते हैं, कासिम कर लेते हैं, नहीं रहीम उनके मिलता जुलता नाम है तो मेरे जहन में आया रहीम, ठीक है। रहीम जो है उसका घर, ये फ़र्ज़ी नाम है लेकिन मिलता जुलता है, उसका ये घर जिसके अंदर एक देग, सोने से भरी हुई देग। रहीम खुद भी एक आमिल है। उसने पढ़ाई करके, चिल्ला करके ये तो मालूम कर लिया कि जिस घर के अंदर वो रहता है, जिस घर के अंदर उसकी रिहाइश है, उस घर के अंदर जितना बड़ा वो उसका एरिया है, तकरीबन कोई 15 मरले का उसका घर था। उस 15 मरले के घर के अंदर, उस एरिये के अंदर-अंदर, उसकी 4 दीवारी के अंदर-अंदर जहाँ पे कमरे हैं, सहन हैं, देग है। अब उसने वहाँ पे बैठ के पढ़ाई की, कोशिश की कि वो मालूम कर सके कि देग किस एरिये में है। तो उस पढ़ाई के दौरान वो इतना मालूम कर सका, ज़मीन के अंदर जो देग दफ़न है, उस पे पहरा है इतने ताकतवर जिन्नात का कि उसको लगा कि मैं इनको चाहूँ भी तो इस देग को नहीं निकाल सकता। तो फिर हल क्या था? हल था कि उसने तो अपने इल्म की रोशनी में इतना देख लिया था कि इस घर के अंदर एक देग दफन है, लेकिन अब उस देग को निकालने के लिए किसी ऐसे तगड़े आमिल की ज़रूरत थी जो अपने अमल के ज़रिए, चिल्ले के ज़रिए, अपनी ताकत जो वो अमलियात से हासिल करता है, उस पे कंट्रोल करते हुए उसको निकाल के दे सके। यूँ रहीम ने एक और दोस्त जिसका फ़र्ज़ी नाम मैंने रखा है कासिम, कासिम से रब्ता किया। कासिम, एक राज़ है तुम्हें बताना है। कासिम ने कहा बोलो। उसने कहा शर्त ये है, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, तुम हल्फ दोगे इसको निकालोगे नहीं। कासिम ने कहा हाँ ठीक है, बोलो। कासिम पेट का कच्चा, दिल का ऐसा अच्छा इंसान, लेकिन आप उसको कोई बात बता दें और वो हल्फ दे देगा कि मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन आगे वो निकाल देगा। उसने उसको बताया तू जानता है मैं आमिल हूँ, तेरे भी कुछ काम कर चुका हूँ। उसने कहा हाँ, तेरे पास है, इल्म है, तू जानता है अमलियात को, बात क्या है? रहीम ने कहा कासिम, मेरे घर के अंदर सोने की देग दफन है, लेकिन मैं इतना इल्म नहीं रखता कि उसको निकाल सकूं। उसके लिए मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है।
कोई भी ऐसा आमिल ढूंढ के दे, तेरे बहुत कनेक्शन हैं, बहुत ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा आमिल ढूंढ के दे जो इस देग को निकाल सके। कासिम वाकई बहुत सारे लोगों के साथ उसके दुआ सलाम थी, ताल्लुकात थे, दूर दूर शहरों में उसका आना जाना था, शहरी माहौल का बंदा था, आता जाता रहता था। उसने कहा एक दोस्त है मेरा, वो बहुत दूर रहता है यहाँ से, अगर उसको मैं कायल करने में कामयाब हो जाता हूँ फिर हम उस देग को निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मुझे अपने घर लेके चल। कासिम उसके घर गया और उसके घर जाके उसने उसको विज़िट कराया कि ये जो एरिया मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इस एरिया के अंदर देग दफन है। कासिम देख तो नहीं सकता था, ना ही महसूस कर सकता था, लेकिन इतना जानता था कि ये झूठ नहीं बोल रहा। रहीम क्योंकि आमिल है, उसके काम कर चुका है, अगर वो ये बात कर रहा है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। कासिम वहाँ से रवाना हुआ, अपने एक दोस्त जो कराची में रहता था, उसका नाम आमिल ही रख लेते हैं, उस आमिल से राब्ता किया कि मैं तुम्हें कन्फर्म कर रहा हूँ देग वहाँ पे है, वो शख्स झूठा नहीं है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम कारोबार नहीं करते, तुम किसी को बताते नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे मिल चुका हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम बहुत ही इल्म वाले हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अमलियात हैं, तुम इसको निकाल सकते हो, क्या तुम टाइम निकाल के मेरे पास आ सकते हो? उस दोस्त ने कहा ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। कुछ अर्से बाद वो शख्स उसके गांव के अंदर, छोटे से गांव के अंदर पहुंच गया। उसने उसको रिसीव किया, अपने घर लेके गया। उसने कहा भाई एक देग है, सोने से भरी हुई देग, हो सकता है वो संदूक हो सकता है वो कोई बॉक्स हो, पेटी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सोने से भरी हुई है, हीरे जवाहरात से भरी हुई है, तुम्हें उसको निकालना है, तुम अपने अमल के जरिए उसको निकाल सकते हो, बताओ क्या उसका हदिया लोगे? उसने कहा ठीक है, अगर है तो फिर आधी उसमें से जो भी दौलत निकलेगी, जो भी हीरे जवाहरात या सोना निकलेगा, उसमें से आधा मैं लूँगा। उसने कहा ठीक है, मैं उस दोस्त से बात कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। वो उस दोस्त के पास गया, रहीम के पास। कासिम मुझसे बोला कि वो तैयार हो गया है, मेरे पास आ गया है, वो आधी दौलत उसमें से मांगता है कि आधी दौलत मेरी होगी, मैं निकाल के देता हूँ। रहीम फ़ौरन मान गया। उसने उसका तारुफ कराया, उसके बारे में बताया, तो उसने कहा मेरा इल्म ये कहता है कि ये शख्स ताकत रखता है, मुझसे ज़्यादा अबूर रखता है, इल्म रखता है, ये निकाल सकता है, मैं इसको आधी दौलत देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात हम तीनों में रहेगी, आमिल, रहीम और कासिम के अंदर। कासिम बहुत तेज़ बंदा था, वापस आया तो उसने कहा वो मान गया है, आधी दौलत तुम्हें देने को तैयार है, आधी उसकी होगी, वो मालिक है, उस घर के अंदर रहता है, उसी घर के अंदर दफन है, लेकिन आमिल को उसने कहा मेरा भी तो कुछ हिस्सा बनता है, क्योंकि मैं ये काम करवा रहा हूँ, तुम्हें जो आधी दौलत मिलेगी सी उसको भी तुम दो हिस्से करोगे, एक हिस्सा तुम्हारा होगा। और कासिम बोला एक हिस्सा मेरा होगा। बोलो मंजूर? आमिल शशोपंज में पड़ गया कि यार पहले तो हम 50-50 कर रहे थे, अब ये आगे से कह रहा है कि 50 में भी 25 इसका 25 इसका, ये तो घाटे का सौदा है। उसने कहा नहीं यार, ये बहुत घाटे का सौदा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, 50 जो तुम्हें मिलेगा उसमें से 30 तुम्हारा, 20 मेरा। उसने कहा नहीं, एक काम करो, 35 मेरा, 15% तुम्हारा, और यही 15% तुम उसके साथ भी जाके डील करो, उससे लो, तुम्हारा 30 हो जाएगा। वो कासिम उसके पास गया, यही डील उसने कहा कि मैं डील करा रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, 50 में से 35 उसका, 50 में से 35 तुम्हारा, 15 तुम मुझे देगा, 15% वो उसमें से जो कुछ भी होगा मुझे देगा। दोनों तैयार हो गए, ठीक है हमें मंजूर है। हल्फ लिया बाकायदा कासिम ने कि तुम लोग हल्फ दो कि मुकर न जाओ दौलत को देख के, तुम दोनों मुझे दोगे, क्योंकि तुम दोनों ताकतवर हो और आमिल हो। दोनों ने जब उसको हल्फ दे दिया, कासिम आमिल को लेके रहीम के घर पहुंचा। रहीम ने पूरे घर का विजिट किया, घूर के उस घर को देखता रहा और उसके बाद मुस्कराया और उस शख्स से मिल चुका था जिसका वो घर था।
तो आमिल ने रहीम से कहा, तुम्हारा इल्म बिल्कुल ठीक कहता है। हाँ, इस घर के अंदर सोना है। हाँ, इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात या सोना या इस तरह का ख़जाना दफ़न है। और तुमने ठीक किया कि तुमने उसको कोशिश नहीं की। मैं कायल हो गया कि तुम्हारे पास इल्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह बुलाते हैं लेकिन वहाँ पे दौलत नहीं होती, ख़जाना नहीं होता, उनका वहम होता है। आज रात तो नहीं, कल रात से मैं तैयारी करके आऊँगा और मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा। तुम और कासिम खोदना शुरू कर दोगे। रहीम बोला, ये काम हम रात के टाइम पे किया करेंगे, दिन की रोशनी में नहीं, क्योंकि किसी गांव वाले को भी पता ना लगे कि हम खुदाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। रहीम अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को ससुराल भेज चुका था। जब उसको कासिम ने बताया था कि वो मेरा दोस्त फलां शहर से आज गांव पहुंचने वाला है, तो उसने फौरी तौर पे अपने बीवी बच्चों को कहीं और भेज दिया, ससुराल। आमिल अगली रात वहां पे पहुंच गया। रात का टाइम है, क्योंकि मैंने लाइट जलाई है। अरसलान लाइट लेके आया था साथ में कि जहाँ पे रात हो जाएगी वहीं पे हम लाइट जला लेंगे और प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उनके पास ये चिड़ियाँ हैं जो बेचारी इस लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं और मुसलसल बोले जा रही हैं। मैं माजरत ख्वाह हूँ, इन चिड़ियों से भी मेरी ज़बान को नहीं समझ सकती, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी भी करनी थी, इसलिए मजबूरन मैं लाइट जला के ऑफ कैमरा स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आमिल उस घर में बैठ गया। इसी तरह वो कहते हैं उसके लिए ये होती है चटाई, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ खजूर के पत्तों से बनाई जाती है। ये खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई है कि खजूर के पत्ते हैं जिससे ये देहात में इसको बनाया जाता है, और इसको चारपाई पे बिछाया जाता है और ज़मीन पे भी इसको बिछाया जाता है। ऐसी ही एक चारपाई चटाई, एक कोना उसने अपने लिए पसंद किया और उस कोने में बैठ के उस चटाई पे पढ़ने के लिए वो बैठ गया। उसने उनको कहा, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं तुम लोगों ने खोदना शुरू कर देना है। और ऐसा ही हुआ। पढ़ाई करते करते तकरीबन कोई आधा घंटा उसको हो गया, तो उसके बाद उसने इशारा किया, खोदना शुरू कर दें। कासिम और रहीम ने इशारा मिलते ही ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। वो मुसलसल पढ़ता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को खोदते रहे। वो अपनी पढ़ाई करते हुए उनको इशारा कर देता था। अगर वो कहता हाथ में यूं नीचे करूं तो और गहरा करना, मैं यूं हाथ कर दूं तो आगे की तरफ बढ़ जाना, मज़ीद नीचे ना खोदना। पूरी रात वो इसी तरह इशारा करता रहा। कभी यूं इशारा कर देता, आंखें उसकी बंद थीं, और कभी यूं इशारा कर देता कि इस सिमत खोदो। वो इसी तरह खोदते रहे, वो पढ़ता रहा, वो खोदते रहे, यहाँ तक कि अज़ानें होनी शुरू हो गईं, जिसका मतलब था कि सुबह होने वाली है, सूरज तलूब होने वाला है और अंधेरा ख़त्म होने वाला है। तो वो जिस जगह पे बैठा था, उसने जो दायरा कड़ा लगाया था, उसने अपना दायरा कड़ा ख़त्म किया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। उनको इशारा कर चुका था कि बस अब नहीं, बाकी काम कल रात को करेंगे। अगली रात भी ये लोग जाके अपने अपने घरों में सो गए। रहीम भी अपने घर में सो गया, कासिम भी जाके सो गया, और वो आमिल भी लेट गया कि नींद पूरी कर सके। शाम के टाइम ये लोग उठे, फ्रेश हुए, और कासिम आमिल को लेके फिर उसी घर में पहुंच गया। रहीम ने अपने घर को बंद रखा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके घर में आए और खुदे हुए घर को देख सके। रात को फिर से आमिल अपनी जगह पे पहुंचा और उसने बैठते ही दायरा कड़ा लगाया, छुरी को पकड़ा और छुरी पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता घुमानी शुरू कर दी। साथ साथ वो खुद भी घूमता हुआ जा रहा था, छुरी से दायरा कड़ा लगाता जा रहा था, घूमते घूमते पढ़ाई करते करते जहाँ से उसने दायरा कड़ा शुरू किया था वहीं पे छुरी को गाड़ दिया और आंखें बंद करके पढ़ने के लिए बैठ गया। आज रात भी उसी तरह वो पढ़ता रहा, ऐसे नीचे इशारा करता रहा, कभी इस तरफ इशारा करता रहा, कभी इस तरफ इशारा करता रहा। वो इशारे को फॉलो करते हुए घर को खोदते रहे, यहाँ तक कि वो रात भी खोदने में गुजर गई, लेकिन अभी तक किसी भी ख़जाने के कोई आसार नहीं मिले थे।
वो आमिल भी जो रहीम था, यकीन था उसको भी कि यहाँ से निकलना है, और जो बैठा पढ़ रहा था उसको भी पता था कि यहाँ पे ख़जाना है। इसलिए सारी रात वो थक जाते दोनों। रहीम थक जाता तो कासिम शुरू हो जाता, कासिम थक जाता तो रहीम शुरू हो जाता, क्योंकि कासिम को भी दोनों पार्टियों से 15-15% हिस्सा मिलना था, जो 30 बनता था। तो इसलिए वो भी अब पूरा पूरा हिस्सा डाल रहा था खुदाई करने में। यहाँ तक कि दूसरी रात भी मुसलसल खुदाई करते हुए गुजर गई, लेकिन कोई भी आसार नहीं मिले। फिर सुबह की अजानें हुई, वहीं पे उन्होंने सब कुछ ख़त्म किया और कहा कल रात, आने वाली रात को मिलते हैं, और सब चल दिए। रहीम अपने घर लेट गया, कासिम और आमिल भी जाके सो गए। रहीम ने अपने घर को अंदर से अच्छी तरीके बंद कर लिया था, क्योंकि मज़ीद खुदाई हो चुकी थी और नहीं चाहता था कोई भी देखे और उससे सवाल पूछ सके कि क्या कर रहे हो। वो नहीं चाहता था किसी को भी हवा लगे कि घर में से जो ख़जाना निकले तो और लोग भी पहुंच जाए और हुकूमत तक बात पहुंच जाए, तो उसका ख़जाना उसके हाथों से चला जाए। शाम को आमिल उठा, कासिम पहले ही उठ चुका था। उसने उसको खाना वगैरह खिलाया, चाय शाय पी, और उसके बाद इंतज़ार करने लगे कि रात हो और हम वहाँ पे पहुँचे। आमिल सिगरेट सुलगा के बैठ गया। कासिम उसके पास बैठा और कहा, क्या लगता है और कितनी रातें लग जाएंगी? आमिल सिगरेट का एक कश लेके धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला, आज बहुत चांस है। मैं अभी कुछ देर बैठा यही पढ़ रहा था और देख रहा था कब निकलेगा। आज रात को मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें फतह नसीब हो जाएगी। आज रात हमें बहुत जल्दी ख़जाना मिल जाएगा, हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। टाइम हुआ तो वो दोनों रवाना हो गए। रहीम पहले ही उठ चुका था, उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो रहीम ने पूछा, कौन? तो बाहर से बोला, कासिम। उसने दरवाज़ा खोल दिया। कासिम की आवाज़ सुनकर दोनों अंदर दाखिल हुए तो उसने बाहर की तरफ देखा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा, किसी को शक तो नहीं हुआ, तो कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। आज वो भी कुछ पुरजोश था। आमिल अपनी उसी चटाई पे जाके बैठा और कहा, शुरू हो जाओ। उसने दायरा कड़ा लगाया और दायरा कड़ा लगा के आंखें बंद करके बैठ गया। ये रात के 9 बजे का टाइम था जब ये वो अपना अमल शुरू करने जा रहे थे। 8 बजे तो वहाँ पे लोग अमूमन सो जाते हैं। 9 बजे उन्होंने जैसे ही काम शुरू किया तो वो उनको इशारा करता गया और वो खुदाई करते रहे, यहाँ तक के तकरीबन 11 बज गए। 2 घंटे हो चुके थे। तो वो दोनों जो उसके आग की तरफ मुड़ के देखते थे, उनमें से एक क्योंकि काम कर रहा होता था और दूसरा बैठ जाता था। जब वो एक थक जाता था तो उसको पकड़ा देता था वो कस्सी टाइप कि तुम अब करो, और वो फिर बैठ के आमिल को देखता रहता था। एक बंदा मुसलसल आमिल को देखता था और रेस्ट भी करता था, और जब वो थक जाता दूसरा तो उसको कहता, चलो भी अब तुम काम करो, मैं आमिल को देखता हूँ। तो काम करते करते 11 बजे का टाइम था। कासिम बैठा हुआ था, अब थक के बैठा था कि वहीं पे उसने इशारा किया नीचे। वो कुछ देख रहा था, बता नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो क्या उसके सामने चल रहा था, वो क्या देख रहा था, उसको नहीं पता था। तो उसने इशारा किया नीचे। रहीम ने नीचे खोदना शुरू कर दिया। आज उसने पहला एक अजीब सा इशारा किया जिसको रहीम तो समझ गया, कासिम नहीं समझ सका। उसने जब यूं इशारा किया नीचे खोदने का, उसके बाद यूं उसने हाथ घुमाया। कासिम ने फौरन रहीम से कहा, यार इस तरह उसने इशारा किया, इसका क्या मतलब है? रहीम ने फ़ौरन कहा, इसका मतलब है इसी एरिए के इर्द गिर्द ही रहो, इससे आगे ना जाओ। मतलब वो जो कुछ भी है इसी दायरे के अंदर है जहाँ पे इस वक्त हम खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने फिर खुदाई करनी शुरू की। खुदाई करते करते जब उसने ज़ोर से चोट लगाई तो किसी मजबूत चीज़ के ऊपर जाके चोट पड़ी। वो इतनी मजबूत चीज़ थी कि मट्टी के अंदर जब वो कहीं टाइप मारते थे तो मट्टी की से आवाज़ नहीं पैदा होती थी, एक मट्टी की हल्की फुल्की आवाज़ थी। वो इतनी सख्त चीज़ पे जाके लगी कि वो भी चौंक गया, कासिम भी चौंक गया। आमिल पे कोई फ़र्क ना हुआ, वो अपने पढ़ने में लगा रहा। कासिम भी एक जगह से, अपनी जगह से जो बैठा था रेस्ट कर रहा था, एक जगह से खड़ा हो गया, जैसे उसके अंदर भी एक जोश सा आ गया हो।
वो भी हाथों से हटाना शुरू हो गया कि किस चीज़ पे ये चोट पड़ी है, क्या है नीचे। और वो भी जल्दी से हटाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दोनों को हटाते-हटाते भी उस मट्टी को 15 मिनट कोई लग गए। और उस वक़्त कासिम कहता है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी ईंट, एक घरों के अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए जो एक ईंट इस्तेमाल होती है, वही ईंट थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी ईंट नहीं देखी थी। स्लैब बोलते हैं, कब्रिस्तान में अक्सर जब मुर्दे को दफनाया जाता है ना, कब्र को बंद किया जाता है, तो सीमेंट की एक स्लैब बनी हुई होती है, बहुत बड़ी-सी, तकरीबन लंबी, बहुत लंबी होती है, तकरीबन 4 फुट लंबी कह लीजिए, और लंबाई उसकी 4 फुट होती है, और जो चौड़ी होती है, चौड़ी भी तकरीबन कोई 2 फुट के करीब होती है। लेकिन ये ईंट उससे भी बड़ी थी, तकरीबन कोई 4 फुट लंबी थी और ढाई 3 फुट चौड़ी थी, लेकिन स्टाइल वही था जो ईंट का स्टाइल होता है। बिल्कुल ईंट की तरह ईंट ही थी, लेकिन इतनी बड़ी थी जिसको वो दोनों हाथों से साफ कर चुके थे, और क्लियर नज़र आ रहा था कि काफ़ी गहरी खुदाई करने के बाद एक इतनी बड़ी ईंट नज़र आ रही है, क्योंकि किसी भट्ठे में क्या तैयार करवाई गई थी ये ईंट, कहाँ से ये, क्योंकि ईंटें तो नॉर्मल साइज़ की होती हैं। ये भी ईंट पड़ी है नीचे, अगर कैमरा दिखा रहा है ये भी ईंट है, और ये इतनी तकरीबन ईंट है, लेकिन वो बहुत बड़ी ईंट, और ईंट ही थी और कोई चीज़ नहीं थी। वो दोनों देख के डर गए, खुश भी हो गए कि वो अब खजाने के करीब पहुंच गए थे, कि उसी लम्हे उन्होंने देखा, वो दोनों मस्त थे, उसी लम्हे उन्होंने देखा कि आमिल अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। उनकी दोनों की उस तरफ तवज्जो नहीं गई थी। वो ईंट को साफ करने में, ईंट के ऊपर से मट्टी हटाने में लगे हुए थे, लेकिन वो नहीं देख सके जोश के अंदर के ईंट को देखने में लगे हुए थे। आमिल अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उन्होंने मुड़ के देखा तो आमिल अपना वो जो दायरा कड़ा छुरी से लगाता था वो भी ख़त्म कर चुका था और अपनी जगह से खड़ा हो गया था, और कहा, बस इससे आगे इसको ना छेड़ना। उस दायरे कड़े को ख़त्म करके जो आखिरी जुमला उसने बोला था वो ये था, बस इससे आगे इसको ना छेड़ना, छोड़ दो इसको। वो दोनों एकदम परेशान हो गए कि ये कैसा जुमला है, वो क्या कहने जा रहा है। खजाने के हम करीब पहुंच चुके हैं, ईंट जो नज़र आ रही है इसके नीचे देग है, क्या है, हम बिल्कुल 1 फुट के फासले पे खजाने से, और कह रहा है छोड़ दो इसको। तो रहीम ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। उसने कहा, तुम नहीं जानते ये तुम क्या देख रहे हो, और यहाँ पे क्या दफन है। जो तुमने कहा था दफन है, ये उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे दफन है। और जितना तुमने कहा था कि तुम्हारी इल्म ने तुम्हें बताया था बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे इल्म ने भी मुझे बताया था कि बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, लेकिन अब पता लगा है जब ये खुली है तो ये इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं कि मैं चाहूँ भी तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जान गंवा बैठूंगा, ये मुझे भी मार देंगी, तुम दोनों को भी ये चीज़ें मार देंगी। ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, इसलिए जैसे ही ये नज़र आई है मैं देख चुका हूँ, इससे ज़्यादा इसको खोलना या हाथ लगाना, हम तीनों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाएंगी। मैं चाहूँ भी तो ना अपने आप को बचा सकूँगा ना तुम दोनों को, हम तीनों मर जाएंगे। बंद कर दो इसको। और वो कांप रहा था, वो क्या देख चुका था, वो क्या मंजर था जो उसकी आंखों ने देखा था, जो आंखें बंद करके बैठा था, कि वो कांप रहा था और कह रहा था बंद कर दो इसको। कासिम को और रहीम को अभी तक यकीन नहीं आया था कि ख़जाने के इतने करीब पहुंच के वो कह रहा है बंद कर दो इसको, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो इतना डरा हुआ है, इस तरह कांप रहा है, इस तरह सहमा हुआ है कि वाकई अगर उसकी बात ना मानी गई तो उन तीनों की ज़िंदगियां ख़तरे में आ सकती हैं। रहीम और कासिम जिस जगह पे खड़े थे उस गहरे खड्डे से निकल के बाहर आ गए। अब वो अपनी जगह छोड़ चुका था, जिस चटाई पे बैठा था उससे साइड पे हो चुका था, और कहा, कासिम चलो चलें। कासिम खुद परेशान था, ये क्या हो गया है, हमें सोने के करीब थे, अभी हमें मिल जाना था और ये क्यों इस तरह डर गया है। रहीम समझ गया था क्योंकि वो आमिल था, उसने बहस नहीं की। कासिम ने कहा, हुआ क्या है यार, बता तो सही। उसने कहा, तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ से चलो। और उसी टाइम वो कासिम की तरफ, उसी टाइम वो आमिल रहीम की तरफ मुड़ा और कहा, समझ गए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, और इसको वापस बंद कर दो, दोबारा इसका जिक्र भी ना करना कि यहाँ पे कोई ख़जाना है। समझो तुमने कभी ख़जाना देखा ही नहीं है, जिसका ख़जाना है वही हासिल करेगा।
अगर ज़िंदगी प्यारी है तो, वरना अपनी ज़िंदगी में तुम इसको हासिल नहीं कर सकते। हाँ, तुम जान ज़रूर गँवा सकते हो, ये फिर भी महफूज रहेगा, इसको कोई नहीं निकालेगा। रहीम ने सर झुकाया और कहा, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसी लम्हे ही उनके होते हुए रहीम ने फौरी तौर पे मट्टी उठाई और उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। कासिम अभी तक नहीं समझ पाया था कि ये हो क्या रहा है, ये मंजर क्या है, इतना खजाना करीब और दोनों बहादुर हो के भी इस तरह की हरकत, उसको कुछ समझ नहीं लगा। वो मट्टी डालना शुरू हो गया। कासिम को उसने इशारा किया, आमिर लो, चलो चलें। वो दोनों निकल पड़े घर से, क्योंकि पहले वो पैदल चल के आए थे, खाना वगैरह खाया था, काफ़ी दूर था, रात का टाइम था, वरना वो सुबह के टाइम जाते थे तो उस वक्त तो पैदल जाते हुए मसला नहीं था। अब क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था तो उन्होंने कहा इस वक्त पैदल जाना मुश्किल होगा, वरना वो अमूमन रोज़ सुबह तक करते थे और सुबह पैदल जाते थे। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, कासिम ने, कि यार आजा, हमें मोटरसाइकिल पे ले जा। कासिम का भाई मोटर बाइक पे आया, दोनों को बिठाया और लेके घर की तरफ चल पड़ा। कासिम पीछे पीछे बैठा था, दरमियान में आमिल बैठा था और उसका भाई चला रहा था। उलझा हुआ था कासिम पीछे भी बैठ के, यार ये हुआ क्या है। और आमिल सारी सूरत हाल को समझ रहा था, कासिम की बेचैनी को भी महसूस कर रहा था कि कासिम के ऊपर क्या चल रही है, ये क्या सोच रहा है। और कासिम मुंह से कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। रात की खामोशी, अंधेरा, जिस तरह भी रात की खामोशी है, रात का अंधेरा है, परिंदे बेचारे लाइट से डिस्टर्ब होकर बोल रहे हैं, वरना हर बशर सो रहा है जब तक अभी रोज़े का टाइम नहीं होता, सब अपनी गहरी नींद में हैं। वहाँ पे भी पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। वो जैसे ही अपने घर के करीब पहुँचे तो वहीं पे नज़र पड़ी, सामने एक शादी हो रही थी। उनके बिल्कुल जो हमसाए थे उनकी ज़मीनों के अंदर शादी हो रही थी। शादी भी कैसी कि वो सारे सराइकी इलाका है, झूमर खेलते होते हैं, बाकायदा तौर पे ताली बजाते हैं और झूमर खेलते हैं सारे। तो वो गोल दायरे में सब के सब झूमर खेल रहे थे, बाकायदा ढोल जिस तरह बजाया जाता है या जो इलाकाई एक म्यूज़िक होता है, लाइव बजाया जाता है ढोल की सूरत में, उसको नगारे कहते हैं यहाँ पे। तो वो ढोल भी या ढोलक कह लें, वो बज रही थी और वो सारे उसके ऊपर झूमर खेल रहे थे। ऊपर शादी का पूरा सिस्टम लगा हुआ था, जैसे शादी होती है, तंबू कनाते ऊपर छाँव के लिए बनाया जाता है, बांस लगाए जाते हैं, देगें पक रही थी, खुशबू बाकायदा आ रही थी देगें पकने की, और एक लाइटें लगी हुई थी। लाइटें किस तरह, जिस तरह ये लाइटें होती हैं इस तरह की लाइटें नहीं, जिस तरह अजीब सी लाइटें थी, येलो कलर की, लाल कलर की, मुख्तलिफ लाइटें थी। सोर्स उनका क्या था लाइटों का नहीं था, लेकिन लग रहा था लाइटें भी जल रही हैं, आवाज़ भी आ रही है और सारे उनके हमसाए जो हैं झूमर खेल रहे हैं। तो कासिम ने कहा रोको रोको रोको, वो यार ये किन की शादी हो रही है, ये हमारे साथ वाले हमसायों की। तो उसके भाई ने कहा यार लग तो वही रहे, उन्हीं की शादी है। तो उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, उनकी शादी हुई है। उनको सराइकी में बोलते हैं इनवाइट करने को, कांडा देना। यार उन्होंने हमें कांडा भी नहीं दिया, मतलब हमें इनवाइट भी नहीं किया। तो उसका भाई कहता है यार वही तो मुझे हैरत हो रही है, इनके साथ तो बड़े प्यारा ताल्लुक है हमारा, इनकी शादी हुई है, इतना बड़ा फंक्शन करें, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अमूमन फंक्शन शुरू होते हैं रात के 8 बजे 9 बजे, शादियों के जो होते हैं ये लेट नाइट तक चलते हैं। जब उसका भाई उनको लेने के लिए आया था उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। अब वापस है तो उसने भाई ने कहा यार जब मैं आया हूँ उस वक्त तो शुरू नहीं हुआ था, इसका मतलब है अभी इन्होंने शुरू किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यार इन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। तो कासिम ने भाई से पूछा कि यार बाकियों को इनवाइट है या किसी को पता था ये उनकी शादी हो रही है या इनका फंक्शन है, किन का है, इनकी बेटी की है बेटे का है। उसने कहा मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो बता रहा हूँ अभी जब मैं आया हूँ उस वक्त भी नहीं थी, मैं नींद में था, तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं सोया हुआ था, मैं उठा हूँ बाइक लेके निकल आया हूँ, मेरी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तंबू कनातें लगी थी, ये शादी का ऊपर जो सिस्टम बना होता है ये लगा था, मैंने गौर ही नहीं किया, मैं नींद में था। अब आया हूँ तो अभी भी बस मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, लेकिन मैं भी देख के हैरान हो रहा हूँ उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। शायद वो जो झूमर वगैरह थी जो खेली जा रही थी उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी। उसने कहा हो सकता है लाइटें शाइटें लगी हों, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन झूमर नहीं लगी हुई थी उस वक्त तक। तो कासिम हैरान हुआ और कहा कि यार मुझे भी नहीं समझ लग रही, हमारे करीबी एक हमसाए हैं, मतलब हमसाए से मुराद ये होती है देहात के अंदर एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर तकरीबन कोई 200 कदम पे 500 कदम पे होगा, 500 मीटर पे होगा, थोड़े थोड़े फासलों पे घर होते हैं। तो ये इस तरह हमसाए होते हैं, दीवार के साथ दीवार नहीं होती, फासलों पे होते हैं, ज़मीनें होती हैं सबकी। तो उनको दुख ये हो रहा था कि यार सामने उनकी ज़मीन थी,
उस वक्त हल लगाए हुए थे उन्होंने ज़मीन में, उसी के अंदर वो शादी कर रहे थे, उनको इनवाइट नहीं किया था। ये दुख वाली बात थी। तो वो बाइक पे नीचे उतरा कि यार मैं इनको गिला तो कम से कम दे के आऊँ यार, ये अफसोस की बात है कि इतना प्यार है इनके साथ, हमने इतना ताउन किया, उन्होंने हमें शादी पे इनवाइट तक भी नहीं किया और बुलाया तक भी नहीं। तो उसी वक्त ना आमिल ने उसके हाथ से उसको पकड़ा, कासिम को, और उसको कहा ना जाओ। तो उसने कहा यार क्यों ना जाऊं, मेरा गिला बनता है, मैं इनको गिला तो दे के आऊं। तो वो आमिल, जिसको सराइकी में भोपू कहते हैं, वो आमिल मुस्कुराया और कहा तुम्हें दिखाना था, ये शादी नहीं है, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ये वही हैं जिन पे के बारे में मैंने कहा मेरा इल्म कहता है बहुत ज़्यादा तादाद में है और बहुत शदीद ताकतवर है। तुम जो सोचते हुए आ रहे थे और मेरे बारे में जो तुम कह रहे थे, मैं क्यों डर गया, मेरा इल्म क्यों रुक गया, मैंने क्यों ये किया, तो मकसद तुम्हें दिखाना था। तुम्हारी आंखों के आगे जो पर्दा है ना, हर इंसान की आंखों के आगे पर्दा होता है, ये इल्म की रोशनी में इस पर्दे को हटाया जा सकता है। तो मैंने आंखों से पर्दा हटवाया है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हें दिखाने के लिए। ये इंसानों की शादी नहीं है, ये जिन्नात की शादी हो रही है। उसका भाई भी सुन रहा था, उसने कहा ये जिन्नात की शादी है और ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाया कुछ देर के लिए। तो मेरे बारे में जो कुछ सोच रहे हो ना कि मेरे पास इल्म है या नहीं है, तो यही दिखाने के लिए मेरा इल्म कितना है कि ये देखो तुम्हारी आंखों से मैंने पर्दा हटा दिया है, ये शादी है। कासिम इस अंदाज में सुन रहा था जैसे शक में, और कह रहा हो कि यार ये कौन सी बच्चों वाली बात कर रहे हो, वहां पे तुम कर नहीं सके और अब मुझे कह रहे हो ये शादी नहीं है, जिन्नात की शादी है। ये उसको कासिम की एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो लग रहा हो कि ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, वहाँ कर नहीं सका जहाँ पे ज़रूरत थी, डर गया कि, और यहाँ कह रहा है ये जिनात की। उन्होंने कहा अगर यार जिनात किया ना तो मैं फिर भी जाऊँगा। ये आखिरी फैसला था कासिम का कि अगर जिनात की भी तो होने दो भाई, मैं तो जाऊँगा। तो आमिर मुस्कुराया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया, कहते जाओ देख के आओ। कासिम ऊंची ज़मीन पे थे, एक पगडंडी जो बनी होती है मोटर बाइक की, उसके ऊपर था। वो नीचे उतरा, चलता हुआ गया। अभी वो 15-20 कदम ही गया था तो उसके बाद देखना शुरू हो गया कि यार किस सिमत मैंने जाना है। हैरान सा हो गया। सिमत इसलिए कि वो एकदम वो जो कुछ मंजर उसकी आंखों ने देखा था, वो ऊपर कपड़े का वो छत टाइप बनाई होती है आर्जी तौर पे, और साइडों पे वो कपड़े लगाए होते हैं। ढोल की एक आवाज़ आ रही थी, वो झूमर खेल रहे थे, वो लाइटें जल रही थी, वो सब गायब हो चुके थे। और हैरान हो गया कि लाइटें कहाँ गई। जब उसने अपने चारों तरफ देख लिया तो उसको समझ लग गया कि नज़र नहीं आ रहा। तो उसने उस सिमत की तरफ देखा जिस तरफ मोटर बाइक खड़ा था। तो उसने देखा लाइट कहाँ जली गई, वो स्टार्ट खड़ा हुआ था, उसकी हेडलाइट जल रही थी। उसने कहा वो सामने खड़े हैं, तो अगर वो सामने हैं तो इस सिमत में बनता है। तो उस सिमत में कुछ भी नहीं था। तब उसको एहसास हुआ कि उसको चक्कर सा आ गया है, चारों तरफ कोई भी शादी नहीं है। यहाँ तक कि सिमत का तयन करने के लिए उसने मोटरसाइकिल की लाइट से अंदाज़ा लगाया कि मोटरसाइकिल किस साइड पे है, ताकि मैं सिमत का तयन करूं। तब मोटरसाइकिल वाली साइड पे देखे, फिर वो मुड़ा और सामने देखा, सामने कुछ भी नहीं था। वो समझ रहा था शायद चलते हुए मैं इधर उधर मुड़ गया हूँ, जिसकी वजह से शादी गायब हो गई। और जब उसने सारा देख लिया, कोई भी शादी नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी लाइव म्यूज़िक नहीं बज रहा। तो वो वापस मोटरसाइकिल की तरफ चलता हुआ आ गया और उसी जगह पे खड़ा होकर दोबारा उसने उस तरफ मुंह करके देखा जहाँ पे उसको शादी नजर आई थी। तो अब भी वहाँ पे कुछ नहीं था और वो आमिल मुस्करा रहा था कि अब यकीन आ गया। कासिम हैरान हो रहा था, शादी कहाँ गई। उसने कहा बस तुम्हें दिखाना था, देख लिया, अब चलो। वो रवाना हुए, घर पहुंचे। आमिल शायद थका हुआ था या बात करने के मूड में नहीं था। वो कहते हैं उसने बैठ के एक सिगरेट पी, उसके बाद कहा मैं सोना चाहूँगा, और वो सो गया। सुबह हुई, आमिल अभी तक सो रहा था। तो कासिम कहता है कि मैं उठा हूँ, रोशनी फूट चुकी थी, सूरज की किरणें हर तरफ आ गई थी। अभी शदीद धूप नहीं निकली थी लेकिन रोशनी फुल टाइम हो चुकी थी। फिर भी कहता मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैं घर से निकला हूँ, पैदल चलता हुआ उसी जगह पे गया हूँ रात जहाँ मैंने शादी देखी थी, कि देख तो सकूँ अगर शादी होगी तो कहीं ना कहीं पे गड्ढा खोदा होगा, गड्ढा खोद के, क्योंकि देगें पकाई जाती हैं, गड्ढा खोद के उसके अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, ऊपर देगें पकाई जाती हैं। देग पकने के आसार होंगे, कहीं चावल सालन गिरा हुआ होगा, तंबू कनातें जहाँ पे लगाई गई थी, वो बड़े बड़े बांस जहाँ ज़मीन के अंदर घुसाए जाते हैं, उनके निशान होंगे। शादी जिस जगह पे मनाई गई हो उसके वैसे ही एक असरात छूट जाते हैं। जब कहता है मैं उस जगह पे पहुंचा जिस जगह पे रात को शादी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
एक चावल का दाना नहीं था, एक सालन का निशान नहीं था, देग पकने का निशान नहीं था। मट्टी ही इस तरह पड़ी थी, जब हल चलाया जाता है ट्रैक्टर के साथ तो मट्टी को खोदा जाता है, उस जगह को ये देख के मैं हैरान रह गया। कासिम कहता है कि यहाँ पे तो शादी हो ही नहीं सकती थी, वहाँ पे तो ये चटाई या जो नीचे बिछाया जाता है कपड़ा ही नहीं बिछाया जा सकता, बड़े बड़े मट्टी के पत्थर थे। जब हल चलाया जाता है ना ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर वो मारता है पंजे टाइप, तो वो मट्टी निकलती है, बड़े बड़े रोड़े टाइप निकलते हैं मट्टी के, उनके ऊपर नहीं बैठा जा सकता, उनको पहले तोड़ा जाता है फिर कोई चीज़ बिछाई जा सकती है। वो तो बाकायदा वो सारी वो क्रॉस लगी हुई थी ट्रैक्टर की, उसके ऊपर तो वैसे ही शादी नहीं हो सकती थी, और अगर उसके ऊपर शादी आप कर भी लें, कोई चीज़ बिछा भी लें, तो वो जगह बैठ जाएगी, पता लग जाएगा यहाँ पे आपने कुछ बिछाया था। वो कहता है रत्ती बराबर भी वहाँ पे कोई आसार नहीं था कि रात को यहाँ पे शादी हुई है। और मैं घर पहुंचा तो छोटा भाई जो मुझे रात लेने आया था वो भी मौजूद था। कहते कहाँ गए थे? कहता यार मैं देखने गया था, रात वाली शादी तुमने देखी थी? कहता है हाँ मैंने भी क्लियर देखी थी। उसने कहा क्या देखा था? उसने कहा बाकायदा झूमर लगी हुई थी, गोल गोल वो झूमर खेल रहे थे जिस तरह इलाके में खेलते हैं, ढोल की लाइव आवाज़ भी आ रही थी, ऊपर शादी वाले सारे वो सामान भी लगा हुआ था, लाइटें भी लगी हुई थी जैसे शादी होती है। तभी तो मैं भी हैरान हुआ था कि हमसाइयों की शादी उन्होंने हमें बुलाया नहीं, क्लियर था वो। उसने कहा क्लियर देखा था? वो कहता है हाँ। कहते यार मैं देखा हूँ वहाँ पे तो एक भी मंजर नहीं है कि वहाँ पे शादी हुई है। तो कहता रात उसने कह तो दिया था, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था, उसने क्लियर तो कहा था ये शादी नहीं है, जिनात की शादी है, तो तुम वहाँ पे क्या देखने गए थे? कासिम दिल में बोला हाँ यार तुम नहीं जानते इस शादी से पहले मैंने क्या देखा है, इसलिए मेरा दिल अजीब सा था कि कितना ख़जाने के करीब पहुँच के हम वापस आए हैं, इसलिए मेरे दिल को चैन नहीं था। इसलिए वो मंज़र उसने मुझे, आमिल ने आंखों से दिखा भी दिया था, अपनी ताकत का मुज़ाहरा भी कर दिया था। वो मंज़र उसने इसलिए मुझे दिखाया था कि मैं इतना ताकत रखता हूँ अपने इल्म की कि तुम्हें जिनात की शादी तक दिखा सकता हूँ। जो मैंने कराई नहीं, वो शादी वहाँ पे रात को हो रही थी। ऐसा नहीं है कि आमिल ने वो शादी कराई थी। उसको कहता है, कासिम कहता है फिर मैंने ये बात पूछी आमिल से कि वो जो रात मैंने शादी देखी थी, क्या वो तुमने उस वक्त शादी करवाई थी, मंजर क्रिएट किया था, या शादी हो रही थी? तो आमिल बोला जब हम वहाँ पे दाखिल हुए तो वो शादी वहाँ पे हो रही थी और मैंने देख लिया था। तो मैंने अपने इल्म से कोशिश की तुम्हारी कुछ लम्हों के लिए आंखों के आगे से पर्दा हटा दिया, जो अल्लाह ताला ने पर्दा डाला है। मैंने अपनी इल्म की रोशनी से जब पर्दा हटाया तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को वो शादी नज़र आना शुरू हो गई, और जैसे ही तुम उसके करीब गए तो मैंने उस पर्दे को वापस डाल दिया कि बस इससे ज़्यादा ना हो। तुम कुछ तक गए और उसके बाद तुम्हें जब नज़र आना बंद हो गया तो तुम वापस आ गए। मुझे पता है तुम सुबह भी दोबारा वहाँ पे देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे तुम्हें कोई आसार नहीं मिला होगा, शादी उस जगह पे हुई है लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं देख सकें। तो उसने कहा अब आखिरी सवाल का जवाब भी दे दो। हम इतने करीब पहुंच गए थे, मुझे तुम्हारे इल्म का इतना अंदाज़ा हो चुका है, तुम बहुत इल्म वाले हो, बहुत ताकत वाले हो, हम इतना करीब पहुंच गए थे, हमने छोड़ क्यों दिया? हामिल ने उसको कहा ये अल्लाह की मखलूक इतनी ताकतवर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर कबीले की अपनी अपनी ताकत होती है। मेरे इल्म ने मुझे बताया था कि यहाँ पे कबीला आबाद है, यहाँ पे ख़जाना भी है, लेकिन मैं चाहता था कि जब तक उनसे मेरा आमना सामना नहीं होगा मैं उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकूँगा। जब आप मैं पढ़ रहा था इसलिए आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा। जब आपने वो आखिरी सी ईंट देखी थी बड़ी सी, उसके बाद ख़जाना था, वो ईंट हटाना था तो उसके नीचे ख़जाना था, लेकिन जब आप लोग ईंट तक पहुँचे तो तब वो मेरे सामने आके खड़े हो गए थे। वो बोले कुछ नहीं, उनका खड़ा आना ही मुझे बतला गया था कि वो कितने ताकतवर हैं। तुम लोग उसी की तरफ मुतवज्जो थे और वो मेरे सामने थे। इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। जब मैंने उनको अपने सामने देखा तो उसी वक्त मैंने फ़ौरी तौर पे पढ़ना बंद किया और अपना दायरा कड़ा खोल दिया और आप लोगों को रोक दिया। से मतलब यही था कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं उनसे फ़ौरी तौर पे पैकअप का मतलब ये था कि मैंने हार मानी और मुझे माफ़ कर दीजिए। वो जो सामने खड़े थे जानते मुझे भी थे कि मेरी किस हद तक ताकत है, और जब मैं पीछे हटने को तैयार हो गया तो फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को मना कर दिया था। वो बहुत ताकतवर कबीला है। एक चाहते हुए उसने कहा एक और बात भी कह दूं, इसको अगर कोई निकालेगा तो बहुत ही ताकतवर होगा, वो ही निकाल सकता है, वरना जो भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और कुछ उसने और भी बातें कहीं जो मुझे सफदर ने बताई, लेकिन यहाँ स्टोरी में ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद उसने कहा अब मैं इजाज़त चाहूँगा, वापस जाऊँगा।
हो सकता है उसने कहा ज़िंदगी में मैंने कुछ और भी इस तरह का निकाला हो या किया हो, लेकिन इस जगह पे अब दोबारा ना जाना, ना इसको खोदना, इसको बंद कर देना। उसको अपने दोस्त को कह देना, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, रात मेरी बात को समझ गया था, क्योंकि वो आमिल है। आमिल हम एक दूसरे की ज़बान को समझते हैं, इसलिए तुम नहीं समझ सके, शक में रहे, और तुम्हारे शक को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें वो शादी दिखानी पड़ी। वो समझ गया था, तुमने रात नोट किया था, वो बंद करना शुरू हो गया था। हम एक दूसरे की ज़बान को समझते हैं, और वो भी अब कोशिश ऐसी नहीं करेगा। और उसके बाद वो वापस चला गया। इस वक्त क्या पोजीशन है? आप लोगों के दिमाग में भी सवाल होगा कि अब भी वो जगह है, अब भी वो बंदा मौजूद है? जी बिल्कुल है, वो जगह भी है और मुझे भी उसके बारे में पता है। लेकिन बात वही है, मैं इस वक्त कतई ना सोचिएगा कि इस काम के लिए आया हूँ। मुझे तो आज सफदर बैठा हुआ था साथ, तो बातों बातों में उसने छेड़ा, तो उसने कहा हाँ यार, ये तो मुझे भी बताया गया था, जो मैंने शुरू में आपको तमहीद बताई थी, ये तो मुझे भी बताया गया था कि वो देगा निकाल लोगे। मैंने कहा हाँ मैं निकाल लूँगा, और ये कहा था कि कोशिश करूँगा, मैं निकाल सकता हूँ, मैं बता दूँगा। तो इस तरह की हमारी बातें हुई थी। तो उसने कहा वो फिर वही थे, सही वही तुम मिल चुके हो, उसका मतलब है हाँ वही लोग थे, सारा कुछ थे। मैंने कहा हाँ फ़लाँ फ़लाँ इलाका। उसने कहा बिल्कुल वही है। तो उसने मुझे इसलिए बताई, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं वहाँ पे गया हूँ, बैठा हूँ, उसके करीब वो घर था, और मैं उसके बाद वो चुड़ैल वाला प्रोग्राम जो आमों के बागात के अंदर था, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, चुड़ैल भी रिकॉर्ड हुई थी। अभी जो मैं आया हूँ इस ट्रिप पे, ये किसी इमरजेंसी थी, मुझे इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा है। साथ में जब आपको पता है कि मेरा इलाका है, मेरा शहर है, मैं आता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे केस जो होते हैं इमरजेंसी वाले, वो मैं उसके लिए नहीं आया, आया तो किसी और काम से हूँ। लेकिन वो इमरजेंसी वाले जो केस होते हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फैमिली से उन्होंने रब्ता किया होता है। तो ये भी आज जिस जगह पे आया हूँ, उन्होंने एक इमरजेंसी का केस था, जिन्नात का ही उनके जिस्म के अंदर यूँ समझिए हाज़िरी थी, और इतना शदीद किस्म का था कि अगर मैं फ़ौरी तौर पे ना पहुँचता और ना निकालता तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ऐसे ख़तरात पैदा हो गए थे कि वो मर भी सकती हैं बच्ची। तो मैं पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश होती है उसको रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर बापर्दा फैमिली और वो नहीं चाहती कि उनकी बच्ची और उनकी फैमिली कैमरे के सामने है, क्योंकि जब आप निकाल रहे होते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कैमरे में नहीं दिखाया जा सकता, और फैमिली अगर ना माने तो वो, मैं उनको ज़्यादा कहूँगा तो वो गलत ये हो जाएगा कि ये बदले में हमसे रिकॉर्डिंग माँग रहा है। मकसद मदद करना होता है, फ़ी सबीलिल्लाह मदद करना होता है, पैसे लेके नहीं। फ़ी सबीलिल्लाह जब मदद है तो अपने गुनाह, अपने सवाब को ज़रूर ख़त्म करना है कि जी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करने देंगे तो मैं निकाल के दूँगा। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो ब्लैकमेलिंग हो जाती है। मैंने वो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कोशिश करूँगा वॉइस मैसेज, अगर वो चाहते हैं रिकॉर्ड करके मुझे बता दें, तो उनका वॉइस मैसेज ही मैं चला दूँगा प्रोग्राम में किसी में, कि जिसमें बताएँगे कि क्या मसला था, कितना खौफ़नाक ये केस था, लेकिन मैंने हल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने भी अब टाइम बार-बार इसलिए देख रहा हूँ, रोज़ा भी रखना है, रोज़े का टाइम भी है, और आपके लिए स्टोरी भी बहुत ज़रूरी थी जो मैंने रिकॉर्ड करी। इन बेचारों का भी मुझे तरस आ रहा है जो लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आखिर में जिस तरह कहता हूँ, आप लोग भी अपनी कहानी मुझे सेंड कीजिए, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, आखिरी लफ्ज़ आप लोगों ने जो लिखना है वो है उर्दू में या इंग्लिश में। लफ्ज़ आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी, STORY स्टोरी, या फिर आप लिख लीजिए OCS, ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, O ऑफ C कैमरा, स्टोरी SOCS लिख दें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। अगर आप ये एंड में लिखना भूल जाएंगे स्टोरी या OCS, तो फिर कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने भेजनी है 009231655550। रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।